नमस्कार। मैं नागेंद्र सिंह, लेक्चरर अप्लाइड केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री में कोरोजन पढ़ेंगे। कोरोजन यानी संक्षारण। क्या होता है संक्षारण? संक्षारण का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम इसको एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। जब भी मेटल का ऑक्सीकरण होता है और जो प्योर मेटल होती है वो ऑक्सीकृत होकर मेटल के प्रोडक्ट मेटल के उत्पाद बनाती है, और ये मेटल ऑक्साइड हो सकता है, मेटल कार्बोनेट हो सकता है, मेटल सल्फोनेट हो सकता है। तो जब मेटल का ऑक्सीडेशन होता है और ये मेटल के ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फेट में जो बदलने का प्रोसेस है वो संक्षारण या कोरोजन कहलाता है। जबकि आपको ध्यान हो, जब मैंने मेटलर्जी के बारे में आपको बताया था तो धातु कर्म में जो धातु के उत्पाद होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, सल्फेट होते हैं, उनका अपचयन कर उनको शुद्ध धातु में बदला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संक्षारण जो धातु कर्म है, मेटलर्जी है, उसका रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस इसलिए बोला है क्योंकि धातु कर्म में हम धातु के ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फेट को शुद्ध धातु में बदलते हैं, जबकि संक्षारण में शुद्ध धातु ऑक्सीकृत होकर धात्विक उत्पादों में बदल जाती है। संक्षारण नमी, वायुमंडलीय गैसें और जो धातु में अशुद्धि होती है उनके कारण होता है। यानी कोई भी जब धातु नमी और वायुमंडलीय गैसों के संपर्क में आती है तो ये वायुमंडलीय गैसें उस धातु का ऑक्सीकरण कर देती हैं और ऑक्सीकरण करके उसको धातु के ऑक्साइड में, क्लोराइड में आदि धातु उत्पादों में बदल देती है, जिससे धातु संक्षारित हो जाती है, धातु नष्ट हो जाती है। संक्षारण के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोरोजन। और संक्षारण के सिद्धांतों में जो पहला सिद्धांत है वो अम्लीय सिद्धांत है, एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन, एसिड थ्योरी ऑफ रस्टिंग। एसिड थ्योरी को मेनली हम लोहे या आयरन के रूप के लिए पढ़ते हैं, कि आयरन को एग्जाम्पल मानते हुए हम एसिड थ्योरी को पढ़ते हैं। लोहे पर नमी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जंग लगना रस्टिंग कहलाता है। आयरन पर जो जंग लगती है, आयरन का जो कोरोजन होता है, खासकर मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं। इस प्रकार के संक्षारण में एसिड की उपस्थिति उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। और आपको ध्यान हो तो अम्लीय सिद्धांत, जैसा कि टाइटल है इसका, एसिड थ्योरी ऑफ रस्टिंग, तो एसिड की प्रेजेंस आवश्यक है और इस एसिड की जो उपस्थिति है वो यहाँ इस कोरोजन में उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगी। और इस प्रकार के कोरोजन में जो आयरन होता है वो संक्षारित होकर लाल भूरे रंग का पदार्थ बना देता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। आपने देखा होगा लोहे की जो आयरन की जो रस्ट होती है वो लाल भूरे रंग के पाउडर फॉर्म में होती है। लोहे की सतह पर संक्षारण के दौरान होने वाली अभिक्रिया इस प्रकार होती है। आप देखिए एसिड थ्योरी में जो आयरन है उसका संक्षारण किस तरह से होता है, उसको हम रिएक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए आयरन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नमी की उपस्थिति में रिएक्शन करता है और ये आयरन फेरस बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। इसके बाद ये फेरस बाइकार्बोनेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऐसा करने से ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में आ जाता है, कार्बोनेट, और यह मॉइस्चर की उपस्थिति में फेरिक हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, FeO का अल्ट्रास में बदल जाता है, और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड रीअरेंजमेंट होकर Fe2O3 और 3H2O में बदल जाता है, जिसे रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। तो ये एसिड थ्योरी है जो कि जर्नल है, कॉमन है, और आयरन के रेफरेंस में इसको हम पढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरी थ्योरी है वो ड्राई कोरोजन है, या डायरेक्ट केमिकल कोरोजन भी कह सकते हैं इसको। संक्षारण का शुष्क रासायनिक सिद्धांत,
जब धातु का संचरण वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, क्लोरीन, SO2, CO2 आदि द्वारा नमी की अनुपस्थिति में रासायनिक क्रिया से होता है तो इस प्रकार का संचरण ड्राई कोरोजन या डायरेक्ट केमिकल कोरोजन कहलाता है। यानी इस प्रकार के संचरण के लिए नमी की अनुपस्थिति आवश्यक है, यानी नमी नहीं होना चाहिए इस प्रकार के संचरण में, क्योंकि ये डायरेक्ट होता है। ये जो वायुमंडलीय गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसें डायरेक्ट ही मेटल की सरफेस पर रिएक्शन करती है और मेटल की सरफेस को का कोरोजन करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये वायु की नमी की अनुपस्थिति में होता है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के संचरण में वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन धातु का ऑक्सीकरण करके धातु ऑक्साइड बना कर धातु का संचरण करती है। तो इस प्रकार के संचरण में मेनली होता है क्या है कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो मेटल की सरफेस पर हिट करती है और मेटल का ऑक्सीकरण करके मेटल को ऑक्साइड में बदल देती है और इस प्रकार से धातु संचारित होती रहती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ऑक्सीजन धातु के संपर्क में रहती है, यानी मेटल की सरफेस का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण हो गया, मेटल ऑक्साइड बन गया, और यदि ये मेटल ऑक्साइड उस मेटल की सरफेस से हट गया तो पुनः ऑक्सीजन मेटल के संपर्क में आएगी और मेटल का पुनः कोरोजन होगा। और यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ऑक्सीजन मेटल सरफेस के संपर्क में आएगी। आप इसको रिएक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। मेटल प्लस एन इलेक्ट्रॉन, जो अपने ये एन इलेक्ट्रॉन को अपने से रिमूव करती है, त्याग देती है और इस पर प्लस एन चार्ज आ जाता है, यानी मेटल का ऑक्सीकरण हो जाता है और ये ऑक्सीजन इन एन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ऑक्साइड बना लेती है, O-2 बना लेती है और ये O-2 और मेटल का प्लस मेटल धनायन ये O-2 के साथ संयोग करके मेटल का ऑक्साइड बना लेता है। अब ये मेटल की नेचर पे डिपेंड करेगा कि ये किस प्रकार का ऑक्साइड होगा। हो सकता है MO प्रकार का ऑक्साइड हो सकता है M2 प्रकार का ऑक्साइड हो। तो ये मेटल की नेचर पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का ऑक्साइड बनेगा। संक्षारण उत्पाद यह क्या होगा, यहाँ पर धातु का ऑक्साइड होगा क्योंकि ऑक्सीजन मेटल की सरफेस पर हिट करके मेटल ऑक्साइड बनाती है, तो ये मेटल ऑक्साइड होगा संक्षारण उत्पाद। अब देखिए, यदि संक्षारण उत्पाद वाष्पशील है तो ऐसी स्थिति में संक्षारण प्रक्रिया तीव्र गति से होगी। अब देखिए, यदि मेटल का ऑक्साइड ऐसा है कि मेटल ऑक्साइड बना और धातु की सरफेस को छोड़ दिया, यानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो अब धातु की सतह को पुनः हिट करेगी, पुनः धातु की सतह के संपर्क में आएगी और फिर से धातु की सतह ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर धातु एक ऑक्साइड में बदल जाएगी और धातु का संक्षारण होता रहेगा। और ये संक्षारण तब तक होता रहेगा जबकि धातु पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए। इस प्रकार का जो संक्षारण होता है वो मोलिब्डेनम में होता है। मोलिब्डेनम में इस प्रकार का संक्षारण होता है। कुछ धात्विक ऑक्साइड अस्थायी होते हैं जो पुनः धातु की सतह धातु व ऑक्सीजन में अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार की धातु का संचरण नहीं होता है। कुछ धात्विक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं। अस्थायी होने का मतलब है जैसे ही ऑक्सीजन के द्वारा धातु का ऑक्सीकरण हुआ और धातु के ऑक्सीकरण के पश्चात धातु ऑक्साइड बना और वो धातु ऑक्साइड इतना अस्थायी होता है कि पुनः टूटकर धातु और ऑक्सीजन में बदल जाता है। इस प्रकार से आप देखें तो धातु का कोई संचरण नहीं होता। धातु पुनः धातु ऑक्साइड में बदलने के बाद शुद्ध धातु में हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार का जो संचरण होता है वो सोना, चांदी, प्लेटिनम होता है। आपने देखा होगा सोना और चांदी, प्लेटिनम ऐसी धातु होती है जिनको लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। इनमें लंबे समय तक कोई किसी प्रकार का संचरण नहीं होता और लंबे समय तक शुद्ध अवस्था में उनको प्राप्त होती है। क्षार व क्षारीय मृदा धातु के जो ऑक्साइड होते हैं इनका आयतन मूल धातु की तुलना में कम होने के कारण धातु की सतह पर धातु ऑक्साइड की छिद्रमय परत बन जाती है, जिससे ऑक्सीजन धातु की सतह के आसानी से संपर्क में आने के कारण धातु का संचरण निरंतर चलता रहता है। जो ये क्षार और क्षारीय मृदा धातु होती है,
फर्स्ट ए और सेकंड ए की जो मेटल हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, उन ऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो मेन जो मेटल है उसकी तुलना में कम होता है। जब जो शुद्ध धातु है जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धातु ऑक्साइड बना लेती है, और ये जो धातु ऑक्साइड बना है, अब ये धातु ऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो मूल धातु की तुलना में कम हो गया, और ऐसी स्थिति में ये जो इसकी सरफेस है धातु ऑक्साइड की वो छिद्रित हो जाएगी, यानी धातु ऑक्साइड की सतह के बीच में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, और इन छिद्रों से जो ऑक्सीजन होती है वो शुद्ध धातु के संपर्क में आ जाती है और शुद्ध धातु पुनः ऑक्सीकृत होती रहती है। आप देख सकते हो ये इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है, ये ऑक्सीजन धातु के संपर्क में आई, और यहाँ देखिए धातु के ऑक्साइड का जो आयतन है वो मूल धातु की तुलना में कम होने के कारण इसमें बीच में छिद्र बन जाते हैं, और इन छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन पुनः शुद्ध धातु के संपर्क में आती है और यहाँ फिर से धातु का संचारण होता है। तो ये क्षारीय मृदा धातु होती हैं। फर्स्ट ए और सेकेंड ए जो कॉलम है उनकी धातुएँ होती हैं। ये कुछ धातुओं के ऑक्साइड का आयतन मूल धातु की तुलना में अधिक होने के कारण धातु की सतह पर मोटी धातु ऑक्साइड की परत बनने के कारण धातु पूर्णतः ढक जाती है और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती, इससे संचारण नहीं होता है। देखिए कुछ धातु ऐसी होती है जो पहली बार जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगी तो ये धातु ऑक्साइड भी बनाएंगी, लेकिन धातु ऑक्साइड का जो वॉल्यूम है, आयतन है, मूल धातु की तुलना में अधिक होता है, और मूल धातु की तुलना में धातु ऑक्साइड का आयतन अधिक होने के कारण ये धातु की सतह को पूर्णतः ढक लेती है, टाइटली ढक लेती है, और जब धातु की सतह इन धातु ऑक्साइड के द्वारा ढक ली जाती है तो ऐसे में जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो शुद्ध धातु के संपर्क में नहीं आ पाती। इस कारण ऐसी धातुओं का आगे संचारण नहीं होता है, और इसमें कॉपर, पीबी और एसएन इस प्रकार की धातुओं के उदाहरण है। आप देखिए चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ये कॉपर मेटल है, ऑक्सीजन इसके संपर्क में आई और ऑक्सीजन इसके संपर्क में आने के कारण कॉपर का ऑक्साइड बन गया, और इस कॉपर के ऑक्साइड ने इस शुद्ध धातु को पूरी तरह से कवर कर लिया, ढक लिया। ऐसी स्थिति में जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है ये इस धातु के संपर्क में नहीं आ पाती और इसका आगे संचारण नहीं होता। एक ये भी देख लीजिए, ये शुद्ध धातु है, और शुद्ध धातु जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो यहाँ पर ये धातु ऑक्साइड बनाया है, लेकिन ये धातु ऑक्साइड ऐसा है जो वाष्पशील है, वेपराइज्ड हो जाता है, वेपर में बदलने योग्य होता है। तो ऐसी स्थिति में ये धातु ऑक्साइड वेपर में बदल जाता है और वायुमंडलीय ऑक्सीजन फिर से इस शुद्ध धातु को हिट करती है, और जब शुद्ध धातु को हिट करती है तो फिर इसका संचारण आगे होता है, और ये जब तक होता है जब तक कि धातु पूर्णतः नष्ट नहीं हो जाए। तो ये शुष्क संचारण के विभिन्न प्रकार थे जो आपने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, और इसे हम नम संचारण भी कहते हैं या वेट कोरोजन भी कहते हैं। इस प्रकार के कोरोजन की कुछ कंडीशन है, आप उन कंडीशन को देखिए। विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में धातु का ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा संचारण। देखिए ये विद्युत रासायनिक सिद्धांत संचारण का क्या है, इसको एक डेफिनेशन के तौर पर हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं कि विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में जब धातु का ऑक्सीकरण और अपचयन से संचारण हो, यानी ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा और विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति भी होगी, तब जो संचारण होगा वो कौन सा संचारण होगा, ये विद्युत रासायनिक सिद्धांत के द्वारा संचारण होगा या नम संचारण होगा। देखिए इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं कि किन किन परिस्थितियों में जो धातु का संचारण है वो विद्युत रासायनिक सिद्धांत के द्वारा हो सकता है। देखिए धातु का विद्युत अपघट्ट के संपर्क में होना आवश्यक है। यदि धातु विद्युत अपघट्ट के संपर्क में होगी तो इस प्रकार का संचारण अवश्य होगा। धातु की सतह पर विभवांतर उत्पन्न होना आवश्यक है, यानी धातु की सतह पर स्पष्ट कैथोड व एनोड के क्षेत्र बनना आवश्यक है। जब कैथोड व एनोड के क्षेत्र बन जाएंगे तो कैथोड व एनोड के मध्य में दिष्ट धारा का प्रवाह होगा, और कैथोड व एनोड के विभव में अंतर होने के कारण विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए एनोड पर क्या अभिक्रिया होती है और कैथोड पर क्या अभिक्रिया होती है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल का निर्माण हो रहा है, और सेल का निर्माण हो रहा है तो क्या हो रहा है, दिष्ट धारा का प्रभाव भी हो रहा है, और यहाँ पर एनोड में रिएक्शन पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से ही संचारण होता है। एनोड पर अभिक्रिया, देखिए एनोड पर धातु का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर
धनायन बनाती है तथा धातु आयन के रूप में विलयन में घुलकर संचारित होती रहती है। देखिए इसमें क्या होता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को अपने से रिमूव कर देती है, त्याग देती है और मेटल का धनायन बन जाता है, मेटल कैटायन बना लेती है, धनायन बन गया। आप देखो आयरन के रेफरेंस देख लिया, आयरन Fe+2 में बदल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को अपने से मुक्त कर देता है। कैथोड पर, कैथोड एनोड द्वारा त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अपचयित होता है। कैथोड पर अपचयन होता है, कैथोड पर संचारण नहीं होता है। सबसे ध्यान देने योग्य बात यही है कि कैथोड पर एक तो अपचयन होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर अपचयन होता है और कैथोड पर कभी भी संचारण नहीं होता है, जबकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और एनोड पर हमेशा संचारण होगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है जो आवश्यक तौर से ध्यान रखनी है। अब देखिए कैथोड पर 2 तरह का माध्यम हो सकता है, एक अम्लीय माध्यम और दूसरा क्षारीय माध्यम। यदि अम्लीय माध्यम है तो अम्लीय माध्यम में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, H+ होते हैं। ये H+ इन इलेक्ट्रॉन को जो अभी एनोड पर त्यागे गए थे उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और H2 गैस मुक्त करते हैं। यानी यदि अम्लीय माध्यम होगा तो कैथोड पर H2 गैस मुक्त होगी। ध्यान रखने वाली बात है, यदि अम्लीय माध्यम होगा तो H2 गैस कैथोड पर निकलेगी। और यदि कैथोड पर क्षारीय या उदासीन माध्यम है, यदि कैथोड पर क्षारीय या उदासीन माध्यम है तो ये इलेक्ट्रॉन वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर 4OH बना लेते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बना लेते हैं। और ये हाइड्रोक्साइड आयन मेटल प्लस आयन के साथ मिलकर MOH यानी मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। और यही हाइड्रोक्साइड यदि आपने अभी आयरन के केस में देखा हो तो FeOH का होल थ्राइस बनता है और FeOH का होल थ्राइस फिर से कन्वर्ट होकर Fe2O3.3H2O यानी रस्ट बना लेते हैं, जंग बना लेते हैं, जो कि लाल भूरे रंग का पदार्थ होता है। तो ये एसिड थ्योरी है कोरोजन की। इस तरह से कोरोजन होता है। आप देखिए, ये देखो कोई मेटल है और ये मेटल ये विद्युत अपघट्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसके कांटेक्ट में आ रही है और इलेक्ट्रोलाइट्स के कांटेक्ट में आने के कारण एनोडिक व कैथोडिक केंद्र भी बन रहे हैं इस पर, और जिसे सेल का निर्माण हो जाता है और यहाँ पर इस तरह से कोरोजन होता है। आप यहाँ देख लीजिए, ये कोई स्टील का एक टुकड़ा है और इस स्टील के टुकड़े पर एक क्षेत्र एनोड की तरह कार्य कर रहा है, दूसरा कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। आप देख लीजिए, ये जो पार्ट है यहाँ पर Fe+2 मेटल बन रही है और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव किए जा रहे हैं ये कैथोड पर चले जाते हैं और कैथोड पर ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स नमी और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर OH- बना लेते हैं और Fe+2 और OH- मिलकर FeOH का थ्राइस मिल जाते हैं, जो कि रस्ट होता है। तो ये संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत था। इसे नम संचारण भी कहते हैं। रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।